नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हम इस वीडियो में फिर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव, जो कि देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठनों में से एक है, उनके महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी हैं साथ में। देखिए, अभी पेंशन पे तो खूब बहस चला और अभी भी चल रहा है, और वीडियो पे आप भी जिस तरह से कमेंट करते हैं शिव गोपाल जी पर भी, वो भी खुद हमारे साथ हैं। हम सर से आज हम उनसे दूर अलग हट के जानना चाहेंगे। देखिए, पेंशन पर आप भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, शिव गोपाल जी भी बता रहे हैं, बाकी जो ओपीएस वाले जो लड़ रहे हैं वो भी बता रहे हैं। हम इनसे आज निजी तौर पर, पर्सनल तौर पर जानना चाहेंगे, सर कैसा लगता है जब आप लोगों से भी सुनते हैं, फिर आप वहां जब जाते हैं मीटिंग में, वहां भी मुझे लगता है बड़ा अलग ही स्थिति होती होगी। एक यूनियन लीडर का, आज के बदले जमाने में, वो जमाना तो रहा नहीं है फर्नांडिस जी वाला और उस तरह वाला जो कहते हैं, कैसा एक यूनियन नेता की जिंदगी कैसी होती है? और आप तो उस संगठन में हैं, जयप्रकाश जी, जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उस संगठन, उस विरासत को आप संभाल रहे हैं, कुछ बदलाव दिखता है? हमारे एक लीडर कहते थे, नींद नार भोजन परिहरहु, तब तुम कंत यूनियन करो। अच्छा। मेरा दुर्भाग्य है कि नींद तो त्यागनी पड़ती है यूनियन करने के लिए। नारी का, मेरी बड़ी अच्छी पत्नी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि दुर्घटना हो गई, वो हमारे बीच में नहीं है। जब तक थी तब भी उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, हमारे यूनियन के कार्य में वो कभी बाधा नहीं बनी। भोजन का आप देखते ही हो, आते रहते हो कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई समय नहीं है, कोई चीज नहीं है। और यूनियन आदमी जुनून के लिए करता है, कोई और उद्देश्य नहीं है। मैं डायरेक्ट जेई में आया था तो एसएससी बन गया था, ऐसा कोई पढ़ने वढ़ने में बुद्धू नहीं था, अगर चाहता तो अफसर भी बन सकता था। आप तो अफसर को न चाहते हैं, लेकिन यह है कि हाँ, ये सही है कि उस समय उनकी गुलामी करनी पड़ती है। अब यह है कि कम से कम मैं इस पोजीशन में हूँ कि मुझे उनको ये बात समझाने में या कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि आप गलत कर रहे हैं। पहले जो है वो जो कह देते तो बॉस इज ऑल राइट वाला मामला मानना पड़ता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एज ए स्टेट यूनियन लीडर, ये जो तमाम समस्याएं हैं उनको हम लोग बराबर झेलने का काम करते हैं। और दो फ्रंट हैं। अच्छा। एक फ्रंट तो ये है कि संघर्ष अगर हटा दिया जाए तो जो है वो, आप ये मान करके चलिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग में अगर संघर्ष शब्द गायब कर दिया जाए, इवन मैं ये कहूँ कि हड़ताल शब्द को हटा दिया जाए, तो एक भिखारी की स्थिति बन जाएगी कर्मचारी की और यूनियन की। तो इसलिए वो संघर्ष, और जो कहना चाहिए कि संघर्ष और संघर्ष का अंतिम चरण हड़ताल, उस तक की तैयारी तो हमेशा रखनी पड़ती है। तो हड़ताल, और उसके लिए हमें अपने रैंक एंड फाइल को, अपने कैडर को पूरे तौर पे तैयार रखना पड़ता है। लेकिन अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है। अब नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी भी चीज़ें, उनकी नीड्स अलग हैं। तो उनके लिए उनके तरीके से हम लोगों को सोचना पड़ता है कि अगर हम हड़ताल जो है, वो पहले जब लोग तनख्वाह लेके आते थे तो एक हफ्ते में तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद में फिर दूध वाला अगर उधार में ना दे और बनिया उधार में राशन ना दे तो महीना भर चलता ही नहीं था। तो अभी तो जो आदमी नौकरी में आता है उसको कुछ न कुछ इतना पैसा मिलता ही है कि वो सोफ़ा भी खरीद सकता है, फ्रिज भी ले सकता है, मोटरसाइकिल भी ले सकता है। और नहीं ले सकता है तो फिर बैंकें हैं, वो आपको उधार दे करके खरीदवा देती हैं। फिर उसमें ईएमआई इतनी लग जाती है कि जब आदमी से कहता हूँ कि आपको हड़ताल करनी है तो 10 रुपये सोचता है कि ईएमआई कहाँ से जाएगी। बिल्कुल। और हर आदमी की कोई ना कोई बैकग्राउंड है कि जो आदमी नौकरी में आ रहा है, कितनी मुश्किल से सरकारी नौकरी आज के ज़माने में मिल रही है, उसके घर है, परिवार है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई को पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, बीमार माँ बाप हैं, उनका इलाज कराना है। तो ये जो सामाजिक वितरणाएँ हैं इनमें, और जो है वो हड़ताल में जब झोंकने के नंबर आता है तो 10 दफ़े लीडरशिप को सोचना पड़ता है कि हमको कब क्या निर्णय लेना है। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ
कि हड़ताल बिल्कुल अंतिम अस्त्र है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तभी हड़ताल की बात करनी चाहिए। ये रोज़ रोज़ हड़ताल कोई रसगुल्ला नहीं है कि आपको जो खाना है, ये ब्रेकफास्ट और लंच भी नहीं है कि आपको करना ज़रूरी है। हाँ, तैयारी जरूर रखो, सो दैट कि अगर कोई आदमी हठधर्मिता करता है कि हम मानते हुए भी कि हम आपकी बात को मानते हैं लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं, तो अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारे पास वो ब्रह्मास्त्र है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन और सरकार इस बात को जानती है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अगर एक बार आह्वान कर देगी कि हड़ताल पर जाना है, तो ये निश्चित है कि 4-5 लाख लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गोलियां खाएंगे लेकिन गाड़ी खड़ी कर देंगे। तो इसलिए भी एक जो हमारा इतिहास है उसको कायम रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी निगोसिएशंस जो है वो एक तो संघर्ष की बात होगी, लेकिन जो निगोसिएशंस है वो बिल्कुल एक अलग विधा है। तो उस पर आते हैं सर, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और, जैसे आप कह रहे हैं इतिहास है, इतिहास तो ठीक है संघर्ष का ही रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब हो गए, जब जेपी साहब हो गए, अब आप हैं, आपको कहते हैं कि आप सरकार के साथ में हैं। देखिए, बात ये कि सरकार होती है और वो मालिक और मतलब जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, कोई भी सरकार हो। पहले वाले लोग जो है वो जवाहरलाल नेहरू से लड़े, बाद में उनकी पुत्री इंदिरा गांधी से लड़े, बाद में उनके पुत्र राजीव गांधी से लड़े, सरकारों से ही लड़े ना। उन हड़तालों को अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया जो बाद में खुद प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने डीए रोकने की कोशिश की, फ्रीज करने की, तो जंतर मंतर से लेकर के हर जगह सड़क पर लड़ाई जो लड़ने के लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ही आगे आया। तो सवाल ये नहीं है कि पार्टी कौन सी है, सवाल इस बात का है कि हम जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हम जो भी करते हैं वो अपने कर्मचारियों के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य कोई कुर्सी पर रहे, उस समय अटल जी कुर्सी पर थे, हमारे लिए संघर्ष करते थे, जिस समय हम हड़ताल पे जाते थे। आप ही एनपीएस ले आए उस समय, अटल जी थे तो ले आए, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ भी, एनपीएस के खिलाफ जब लड़ाई हुई तो अटल जी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने किया। बाद में मनमोहन सिंह आ गए, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने किया। तो मैं इसमें पार्टी के उसमें नहीं जाता हूँ। और ये कुछ लोग हैं जो एक नैरेटिव ड्रा करते रहते हैं कि कौन क्या हो गया, कौन नहीं हो गया, उनको मालूम नहीं हमारे डीएनए में क्या है, वो मैं जानता हूँ, समझे कि नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बाप ने कितने साल इस देश में जेल काटी है, समझे कि नहीं? सिर्फ मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, ये मैं जानता हूँ। तो ये जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मेरा जो है वो मेरे साथ रहने वाला है। और दूसरी बात यह है कि मैं जो करता हूँ वो मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, वो हर आदमी इस बात को जानता है कि शिव गोपाल मिश्रा क्या हैं, उनका चरित्र क्या है, वो कर्मचारी, वो उनको ये पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति कुछ भी परिस्थिति आ जाए कर्मचारियों के खिलाफ कभी निर्णय नहीं लेगा, ये उसको पूरा यकीन। तो सर, ये तो आपने एक अच्छे से बता दिया जो जनरेशनल चेंज जो आ गया आपके फेडरेशन में या यूनियन में, कह लें। एक चीज़ ये बताइए, आखिरी सवाल ये करेंगे, अभी चूंकि हाल का मामला है पेंशन वाला, तो एज ए यूनियन लीडर आप जैसे देखिए लोग कमेंट करते हैं, आपको कहते हैं जो कि उस तरह का उनका मनचाहा ओपीएस नहीं मिला उनको करते हैं, जब आप जाते हैं वहाँ पे सीट पे बैठते हैं निगोशिएशन टेबल पे, हम ये समझना चाहते हैं आखिर आप किस माइंडसेट से जाते होंगे कि कर्मचारियों का कितना लें, कि किधर सरकार का क्या, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे हो, एक तरफ कर्मचारियों का पीछे से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो, उनकी बात है, उनको जैसे वो अभी पेंशन का मसला था। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो मामला है वो तो बिल्कुल एंटायरली अलग है, क्योंकि हम लोगों का जो नेगोशिएटिंग टेबल है वो सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है जी, वो हमारे चेयरमैन है जी, सीएम स्टाफ ऑफिशियल साइड के, क्या एज ए होल वो हमारे जो है वो चेयरमैन है। और जितने सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सारे हमारे ऑफिशियल साइड के मेंबर हैं जी। और जो हमारे यूनियन के लोग हैं 12 लोग, वो सब स्टाफ साइड, वो स्टाफ साइड है। प्लस सरकारी लोग जो के वो ऑफिशियल साइड हो गए, ऑफिशियल साइड हो गए, हम लोग स्टाफ साइड हो गए इधर यूनियन से। अब सवाल इस बात का है कि हमारा मुद्दा है, हम तो ये सोच के जाते हैं कि जो हमने एजेंडा दिया है
हम 100% उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप ये रहते हैं कि जितना हम लेना हमको सब मनवा हाँ, के ले लेना। हम तो यही सोच के जाते हैं हम 100% लेके आएंगे। हाँ लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं हाँ। तो फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, बार्गेनिंग वहाँ पे करना पड़ता है। हाँ, करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि हमको चाहिए ओपीएस, वो कहते हैं ओपीएस का तो बात भूल जाइए। जिस बार कहे थे कि हमको हाँ, चाहिए। कहे, अच्छा रिकॉर्ड में है। अच्छा, आप कहे कि हमको ओपीएस चाहिए। उनको कहा ही नहीं है, हाँ। उनको लिख के भी दिया है कि हमें चाहिए ओपीएस, ओपीएस से कम कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसी इतनी बात हुई? हाँ हाँ, बिल्कुल, एक बार नहीं 2 बार हुई है बात। अच्छा कि हमें ओपीएस से कम कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। अल्टीमेटली उन्होंने बुला करके कह दिया कि देखिए ओपीएस तो मिल नहीं सकती, और ओपीएस से इतना प्रेम क्यों है आपको। अच्छा, ये पूरा प्रेम क्यों? तो हमने इस उनको तरह से बात होती है। हाँ, ओपीएस से ही आपको इतना क्यों प्रेम है। हाँ। तो हमने बता दिया हमको प्रेम इसलिए है कि उसमें हमको आधी पेंशन मिलती है, उसके ऊपर हमको डियरनेस रिलीफ मिलती है, उसमें हमको कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है, उसमें हमको मिनिमम पेंशन मिलती है, उसमें हमको फैमिली पेंशन मिलती है, उसमें हमारे कोई मर जाए तो उसके बाल बच्चों को भी पेंशन मिल जाती है। तो तमाम सोशल सिक्योरिटीज हैं, इसलिए हमको ओपीएस चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर सरकार ये कह दे हमसे, सरकार का मतलब वो जो लोग डिस्कशन करते हैं हम उन्हीं को ही सरकार मानते हैं। जी ठीक है। अगर सरकार हमसे ये कह दे कि हम ओपीएस आपको नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि भाई ओपीएस आपके नाम से आपको चिढ़ है तो आप इसका कुछ भी नाम रख लीजिए। आप इसको जीपीएस कह दीजिए, आप इसको एपीएस कह दीजिए, आप कुछ भी नाम इसका रख लीजिए, बट जो हमको ओपीएस में मिल रहा है वो आप हमको दे दीजिए। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम कुछ भी आप रखें, बस तो ओपीएस है। हाँ, हमको जो ओपीएस में मिल रहा है वो हमको देने का काम करिए। तो अब ये इशू एक दिन में फैसला नहीं हुआ है, काफ़ी इस पर नेगोशिएशंस हुए हैं, बातचीत हुई है, तमाम सौदेबाजी चली है। आप कैसे उस समय करते होंगे सौदेबाजी? क्या है, क्या चलता है? बहुत ही टेंस रहता है मामला। अब जैसे इसी इशू पे एक इशू में मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि हम 40 से ऊपर नहीं जाएंगे, 40% से ऊपर। अच्छा। और एक डेडलॉक हो गया था कि अगर 40% ही होना है तो हम क्यों इस बात से एग्री करें। और अल्टीमेटली हम लोगों ने मई में 1 मई से हड़ताल पे जाने की निर्णय ले लिया। अच्छा, 1 मई से 24 में जी। हालांकि सब लोग कहते थे कि आप लोग जो डिसीजन ले रहे हैं बड़ा बेवकूफ़ी वाला है, लेकिन हम लोगों ने आपस में बैठे, हम लोगों ने कहा यार मरता न क्या करता, अब इसके अलावा कोई काम ही नहीं होगा। तो हम लोगों ने हड़ताल के लिए बैलेट लिया और कहा कि पहले मई से हड़ताल पे जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने हमको बुला के कहा भाई ये तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो, देश में इस समय सरकार नहीं। हमने कहा सरकार तो है, अगर और डिसीजन लेने के लिए सरकार है तो इस समय, अरे ये पॉलिसी इशू है, चुनाव आयोग पकड़ लेगा, देश में इस समय आचार संहिता लगी हुई है, आप लोग क्या कर रहे हैं, इतने पुराने लोग हैं आप लोग, फिर भी आप लोग ऐसा डिसीजन ले लिए। तो हमने कहा अब हमारी मजबूरी है, आप लोग कुछ करते हैं नहीं, जहाँ पे खड़े थे वहीं खड़े हैं, तो हमको तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हम अपने लोगों को कब तक ये कहें कि तुम चुप रहो, शांत रहो, ये कब तक चलने वाला है। अल्टीमेटली उन्होंने कमेटी को फिर कहा बुलाओ, बात करो इन लोगों से। फिर उन्होंने बुलाया, फिर बात किया, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें लक्ष्मण रेखा नहीं है, निगोशिएबल है। अच्छा। आप अपना हमको बता दीजिए, हम अपना आपको बता देते हैं। तो उन्होंने हमको बता दिया, हम लोगों ने उनको बता दिया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसमें गोपनीय हैं, लेकिन उन्होंने अपने टर्म्स को क्लियर कर दिया, हम लोगों ने अपने टर्म्स को क्लियर। मतलब दोनों तरफ से एकदम सौदेबाजी की तरह की चीज पूरे तौर पे कौन कितना ले ले। पूरे तौर पे यही होता है। मतलब उनकी कोशिश हम कितना बचा लें, उनका कोशिश होता है कि हम कितना बचा लें, और हमारी कोशिश होती है कि कितना ले लें। मतलब रस्सी खींचा टाइप से खूब होता है। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि करीब जो है वो 90% जो हम लोगों की डिमांड है उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि इस सब के पीछे इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने भी इसमें अपना योगदान तो दिया, लेकिन फाइनल तभी हुआ जब उसमें मोदी जी ने कहा कि नहीं, इनसे झगड़ा नहीं करना है, इनसे बैठ करके समझौता करो। अच्छा, उनका इंस्ट्रक्शंस था कि हाँ, अदरवाइज ये हो नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सही में था कि आप बोलते हैं मोदी जी का, तभी तो लोग कहते हैं कि आप बीजेपी। अब लोग कहते हैं मोदी जी क्या, अगर मान लो मोदी जी ना होते यहाँ पर, मनमोहन सिंह होते, वो करते तो मैं मनमोहन सिंह का नाम लेता। अच्छा, हाँ।
नहीं, बीजेपी या कांग्रेस या कोई दूसरा, जैसे एक बार जनता दल की सरकार आ गई, सरकारों से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके कोई मदद कर रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं उस तंत्र में की बात को समझ रहा हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं कहूँगा कि इसमें मोदी का हाथ है। अदरवाइज क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को हम लोगों को बुला करके और वहाँ पे निर्मला सीतारमन जी को बुला करके, सोमनाथन जी को बुला करके ये बात करने की क्या जरूरत पड़ी थी। ये तो ऐसे ही वो अनाउंस कर देते, हमसे निगोशिएट करने की क्या जरूरत पड़ी थी। निगोशिएशंस में बहुत टफ शर्तें होती हैं, वो सारा देश की अर्थव्यवस्था देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, कभी कभी हम लोगों को भी कहते हैं कि भाई क्या चाहते हैं आप लोग, देश की रक्षा करने के लिए भी कुछ पैसे आप हमारे पास छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसे भी बात होती है। जैसे हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग कि हम जाएं चाइना के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि 2 साल हमारे ऊपर आक्रमण न करना। जैसे हम लोगों को कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सब्जी में पैसा कम कर दो, ऑटो से घर तो चले जाए। तो अच्छा, ऐसे बात ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, और उन मजबूरियों को हम लोग इतने दिन निगोशिएट करते करते काफ़ी कुछ समझ गए हैं कि क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि जो साथी कभी इन सब जो है प्रक्रियाओं से नहीं गुजरे हैं, उनको भी कभी कभी ऐसे मामलों में बुलाना चाहिए, और तब उनको समझ आएगा कि कितना मुश्किल होता है। सड़क पर खड़े होकर के किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ कह देना, ये कह देना कि नहीं हम तो इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो हम जानते हैं कि चाहे राज्य हो चाहे वो हो, 25 दफ़े जब निगोशिएशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको आकर के समझौता करना ही पड़ता है। और समझौता अगर आप कर्मचारियों के हक में कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करके नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। तो हम लोगों ने, हमारे जैसे स्टाफ साइड ने जो कुछ किया है वो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करके किया है, और ये सोच समझ के किया है कि इनमें जो भी कमियां हैं इनको आने वाले भविष्य में हम लोग बहुत आराम से निगोशिएट करके और पूरा करा लेंगे। तो इसी पे तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि आगे कर लेंगे वो कहते हैं। अच्छा भाई, ये तो अगर लोगों का विश्वास नहीं है तो मैं, अगर शक हो जाए तो उसका इलाज तो लुकमान हकीम के पास में नहीं था। लेकिन एक मोटी बात आप उनको लोगों को बताइए कि जो आदमी 50% पेंशन ला सकता है, जो आदमी 60% फैमिली पेंशन दिलवा सकता है, जो आदमी 10,000 रुपये जो है मिनिमम पेंशन दिलवा सकता है, जो आदमी लमसम में 6 महीने अभी आपको दिलवा सकता है, वो आने वाले कल में आपको 6 महीने के बजाय जो है वो 30 महीने क्यों नहीं दिलवा सकता है। वो इस 25 को जो 35 दे रहे थे उसको 25 करवा सकता है, तो 20 क्यों नहीं करवा सकता है। ये तो उनको विश्वास होना चाहिए ना। अदरवाइज 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, अभी तक क्यों नहीं हो गया था 50%, समझेंगे नहीं। तो ये बात लोगों को, और ऐसा नहीं है चाहे जितना लोग भड़काएं, हम सब समझ रहे हैं, ग्रास रूट पे हमारे लोग हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चे हैं, कुछ थोड़े दिन उनको कोई आदमी थोड़ी देर के लिए बरगला सकता है, लेकिन आज के बच्चे इतने कुशाग्र हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, वो अपना अच्छा भला अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने उनके लिए क्या किया है, वो जानते हैं कि आज के जो अचीवमेंट्स हैं उनमें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का कितना योगदान है। तो सारी बातों को उनके पास समझ है, और उसको देखते हुए हमें कोई ऐसा नहीं लगता है कि लोग हैं। हमको भी लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रांति करने वाले हैं, भविष्य बताएगा आपको। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा समय निकाला। और साथियों, ये हमने एक इसलिए वीडियो बनाया था, बाकी तो देखिए इस पर आप सबके विचार सुनते रहते हैं। हम ये समझने की कोशिश करें, एक ट्रेड यूनियन के था आज के इस बदले दौर में, पूंजीकरण के दौर में, कैसे वो जाते हैं और कैसे अपने कर्मचारियों के लिए जब निगोशिएटिंग टेबल पे जब वो बैठते हैं वो नेता, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनके लाइफ में क्या चल रहा होता है, वो कैसे निगोशिएट करते हैं। जहाँ पे कि जैसा उन्होंने बताया शिव गोपाल जी ने कि सरकार एक तरफ चाहती है कि जो सरकारी साइड है कि कितना से कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा लें, और इनकी कोशिश रहती है कितना ज़्यादा हम उनसे ले लें। तो ऐसे में आज के समय में क्या सोच के, वो क्या माइंडसेट रहता है उस समय नेता का, एक ट्रेड यूनियन लीडर का, वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी से, जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव है, जिस संगठन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे मतलब बड़े बड़े नेताओं ने किया है। तो उस पेंशन की उस चर्चा से अलग
हालांकि इसमें भी चर्चा उन्होंने कह ही दिया कि हमने यूपीएस में ये चीजें ली हैं जो कि पहले नहीं, तो जो कि 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे उसमें नहीं मिला था, वो हम अभी जाके लेकर आए। तो खैर वो तय करना आपका काम है, वो आप देखें। तो बाकी फिलहाल इतना ही। चैनल को आप इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।